47 मंडियां व्यापार बंद कर करेंगी विरोध प्रदर्शन। मंडी व्यापारियों में कई नियमों को लेकर भी असंतोष देखने को मिल रहा है। व्यापारियों की अलग अलग मांगे हैं, जिसमें कृषक कल्याण फीस को अगले 3 साल तक 0.50% किया जाए। ये तमाम मांगे हैं जिनको लेकर असंतोष व्यापारियों में देखने को मिल रहा है और इसी वजह से आज से लेकर 5 जुलाई तक मंडी व्यापार बंद रहने वाला है, जिससे किसानों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। अनाज मंडी बंद है, व्यापार पूरी तरीके से ठप रहने वाला है। 1% मंडी सेस का विरोध जो है व्यापारी कर रहे हैं। बाहर से आने वाली कृषि जिंसों पर मंडी सेस फीस ना लगाई जाए। सभी कृषि जिंसों पर मंडी सेस 1% किया जाए, यानी कि जीरा इसबगोल को छोड़कर, और मोटे अनाज पर आड़त 2.25% लागू किए जाए। चीनी पर किसी भी तरह की फीस पूरी तरह समाप्त की जाए। किराए की दुकानों को डीएलसी दर की 25% राशि पर मालिकाना हक मिले और पुरानी मिलों को भी वही छूट मिले जो नई मिलों को दी जा रही है। एमनेस्टी स्कीम लाकर ब्याज और पेनल्टी माफी का आदेश दिया जाए। अजमेर मंडी की जली हुई दुकानों का निर्माण शीघ्र कराया जाए। किया गया कि 2, 3, 4, 5 को सभी मंडियां 247 मंडियां अपना व्यापार बंद रखेंगी। ये व्यापार बंद एक सांकेतिक बंद है और जो राजस्थान सरकार हमारे कृषक कल्याण फीस को 1 जुलाई से जो 1% कर दिया है, उसको ½ % निरंतरता देते हुए कि 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए कर दें और बाहर से आने वाले आयातित जितने भी माल है राज्य के बाहर से आते हैं उन पर मंडी टैक्स कल्याण फीस नहीं लगे और मोटे अनाज पर आड़त 2.25% कर दें। सभी जिन्सों पर 1% मंडी टैक्स लगे। तो व्यापारियों की मांग है कृषक कल्याण फीस को अगले 3 साल तक 0.50% किया जाए। बाहर से आने वाली कृषि जिन्सों पर मंडी सेस फीस ना लगाई जाए। सभी कृषि जिन्सों पर मंडी सेस 1% किया जाए और मोटे अनाज पर आड़त 2.25% लागू की जाए। चीनी पर किसी भी तरह की फीस पूरी तरह से समाप्त की जाए। किराए की दुकानों को डीएलसी दर की 25% राशि पर मालिकाना हक मिले। पुरानी मिलों को भी वही छूट मिले जो नई मिलों को दी जा रही हैं। एमनेस्टी स्कीम लाकर ब्याज और पेनल्टी माफी का आदेश दिया जाए। अजमेर मंडी की जली हुई दुकानों का निर्माण शीघ्र कराया जाए। तो अनाज मंडियां बंद हैं, व्यापार पूरी तरीके से ठप है, 5 जुलाई तक बंद की गई हैं। अब देखना होगा, क्योंकि खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने यह बंद का आह्वान किया है। 247 मंडियां जो है वो बंद की गई हैं, वहां पर व्यापार बंद करके विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो मांगे क्या हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको एक मांगे बता रहे हैं। चीनी पर कोई फीस पूरी तरह समाप्त की जाए, ये व्यापारियों की मांग है। कृषक कल्याण फीस को अगले 3 साल तक 0.50% किया जाए। बाहर से आने वाली जो कृषि जिन्सें हैं उन पर मंडी सेस ना लगाई जाए। सभी कृषि जिन्सों पर मंडी सेस 1% किया जाए। मोटे अनाज पर आड़त 2.25% लागू की जाए। ये व्यापारियों की मांगे हैं, जिसको लेकर ये विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई नियमों को लेकर व्यापारियों में असंतोष का माहौल है, जिस वजह से व्यापार बंद रहेगा। प्रदेश में इस साल की आखिर में होने वाले पंचायत निकाय चुनाव का रंग सियासतदानों पर चढ़ने लगा है। बीजेपी को जीत का भरोसा है, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी मनमर्जी से किए गए परिसीमन के आधार पर जीत का दावा कर रही है। देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव में जीत से बढ़ा बीजेपी का कॉन्फिडेंस। पंचायत निकाय चुनाव में भी जीत का दावा। हमलावर कांग्रेस का बीजेपी पर गंभीर आरोप। मनमर्जी से किए गए परिसीमन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। पंचायत और निकाय उपचुनाव में लगभग 2 गुनी सीटें जीतने के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है और यही वजह है कि उसे पूरा भरोसा है कि संभवतः साल के अंत में यानी नवंबर और दिसंबर में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में जीत दर्ज करेगी। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के इस बयान में उनका कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा है,
जिसमें वो कहते हैं कि उनकी कार्यशैली पर जनता भरोसा करती है और आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी। निकाय चुनाव हमारे लिए कोई परीक्षा का विषय नहीं है। मैं इधर जिलों में घूम रहा हूँ। हम बहुत मजबूत हैं निचली इकाइयों के स्तर पर और बहुत बड़ा मजबूत संगठनात्मक तंत्र है हमारा। तो निकाय चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या होगी, हमें तो मालूम है क्या होना है। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए पंचायत और निकाय उपचुनाव में बीजेपी ने कुल 36 सीटों में से 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एक सीट पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ने जीत हासिल की। इस तरह कुल 28 सीटें बीजेपी के खाते में आई। भाजपा इस जीत से उत्साहित है और इस सिलसिले को पंचायत और निकाय चुनाव में भी जारी रखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। मनमर्जी से किए गए परिसीमन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन जो परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पिछले 1.5 वर्ष की रही है, उसके आधार पर आने वाले चुनावों में पंचायती राज के हो चाहे निकायों के, जनता भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाने का कार्य करने वाली है। बीजेपी पर मनमर्जी से परिसीमन करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अपने संगठन के दम पर निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगी। लेकिन पिछला इतिहास देखें तो 2023 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना जनाधार बढ़ाया, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने बढ़त ली। इधर कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार कोशिश कर रही है। अब देखना है कि निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत दर्ज होती है या फिर कांग्रेस बढ़त बनाती है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी, जिस पर विपक्ष ने विरोध जताया है। ये रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती नहीं रद्द होगी, सरकार का रुख साफ। जवाब पेश, फैसला शेष। गले की फांस बनी एसआई भर्ती 2021 पर अब सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। वो इस परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। सरकार ने दलील दी है कि पूरे मामले की जांच अब भी जारी है, ऐसे में परीक्षा को रद्द करना जल्दबाजी होगा। राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के राज्य सरकार की ओर से आज अदालत में एफिडेविट पेश करते हुए कहा गया कि ऐसे जो एसआई भर्ती परीक्षा है इसे फिलहाल रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्री मैच्योर एक तरह से सिचुएशन है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, लिहाजा अभी इस स्थिति के अंदर कोई फैसला लेना जल्दबाजी होगा। 4 पॉइंट्स के आधार पर जो एसआईटी की ओर से एक तरह से सिफारिश दी गई है वो भी यहाँ पर अदालत में एक तरह से एफिडेविट के साथ में पेश किया गया और बताया गया। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ में हुई सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद ने कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट एडिशनल एफिडेविट के साथ रखी। सरकार ने जवाब दिया, इस मामले में एसआईटी गहन जांच कर रही है। पूरे रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई है। एसआईटी की जांच सही दिशा में बढ़ रही है। अब तक कई दोषियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस आधार पर पूरे चयन को संदेह में डालना उचित नहीं है। डीओपी की जो ओपिनियन है, होम डिपार्टमेंट से जो स्टैटिस्टिक्स आए और स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से जो पिछली 3 भर्तियों का एनालिसिस आया, उन सबका अवलोकन व मनन करने के बाद ये पाया कि फिलहाल भर्ती रद्द करना जो है वो अनुचित होगा। एसआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हुए गिरफ्तारियां कर रही है। बहुत ही नगण्य संख्या में टेंटेड अभ्यर्थी हैं। ऐसी स्थिति में अगर भर्ती को फिलहाल रद्द कर दिया जाता है तो बहुत जो अन्याय होगा उन अभ्यर्थियों के साथ में जिनके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई प्रकरण नहीं पाया। जबकि इस याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने आपत्ति जताई। इसी रिपोर्ट पे जो सब कमेटी की बैठक हुई थी उसने भी रिपोर्ट दी है और उसको मुख्यमंत्री साहब ने भी उसमें यस बोल दिया है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी भर्ती को रद्द करना प्री मैच्योर होगा, प्रतिकरण चल रहा है और जो भी हमने हटाए हैं उन जो भी हटाए हैं 60 लोगों को
उन सीटों को खाली मानते हुए आगामी भर्ती में जोड़ दिया जाए और जो भी प्रभावित पक्ष है उन्हें एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाए। कुल मिला के सारांश यह है कि भर्ती को सरकार रद्द नहीं कर रही है। हालांकि महाधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि एसआईटी की ओर से 4 मुख्य बिंदु रिपोर्ट में पेश किए गए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री कार्यालय ने अप्रूव कर दिया है। फर्जी तरीके से चयनित अभ्यर्थी गिरफ्तार हो, गिरफ्तारी के बाद प्रभावी कार्रवाई की जाए, चयनित आक्षेपित अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की जाए, उन्हें भविष्य में राजकीय भर्ती परीक्षाओं से डीबार किया जाए। परीक्षा रद्द करना इस समय जल्दबाजी होगा। निर्दोष अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए आगामी नई भर्ती में अधिक पदों की घोषणा हो, आयु सीमा में छूट पर विचार किया जाए। उधर सरकार के इस रुख पर एक अभ्यर्थी ने विरोध जताया। जिस तरह एसओजी ने पहले तो कहा कि हम इसमें पृथक्करण नहीं कर सकते और 10-12 साल भी अगर जांच करें तो अंतिम अपराधी तक नहीं पहुंचा जा सकता, और एसओजी के एडीजी ने तो यहां तक कहा कि 400 लोग, 400 थानेदार हमारी रडार पर है। आज सरकार के दबाव में एसओजी के एडीजी यह कह रहे हैं कि हम आरोपियों को, हम योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों को आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां करके पृथक्करण कर लेंगे। कैसे पृथक्करण संभव है सर? कोर्ट ने सभी पक्षों को प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं और चयनित अभ्यर्थियों के वकील भी अपना पक्ष रखेंगे। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को निर्धारित की गई है। कोर्ट का यह रुख था कि आप इसका जवाब दे सकते हैं, जो एफिडेविट पेश हुआ है इसका आप काउंटर एफिडेविट दे सकते हैं, और जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके वकील ने भी समय मांगा कि हम इसका जवाब देना चाहते हैं। कोर्ट ने समय दिया है और अगले मंडे को सुनवाई 2 बजे के लिए फिक्स करी। उधर विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल पूछा। एक कैबिनेट मंत्री अगर ये कह दे कि ऐसा ही भर्ती निरस्त होनी चाहिए, वरना मैं कोई काम सरकार में मंत्री का पद नहीं रखूंगा, और 9 महीने तक वो केवल इस मांग को लेकर के, और 9 महीने तक विधानसभा में भी नहीं जाए, अपने डिपार्टमेंट का काम नहीं करे, और आज सरकार ये कहे कि ये भर्ती निरस्त नहीं होगी, तो उस मंत्री को या उस मुख्यमंत्री को, दोनों में से एक व्यक्ति को जवाबदारी लेनी चाहिए। तो इस प्रदेश के लोगों को, नौजवानों को, जिनको आपने बड़े बड़े सपने दिखा करके कांग्रेस पार्टी पे अनर्गल आरोप लगा करके आपने जो उनके सपनों को लूटा। ये निर्णय इतनी देरी से क्यों हुआ? क्योंकि सब कमेटी की मीटिंग तो पहले ही हो गई थी, सब कमेटी की सिफारिश भी पहले हो गई थी। फिर इतने दिनों तक कोर्ट को और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का कारण क्या था? आप एक तरफ आपकी पुलिस की रिपोर्ट क्या कह रही थी, एसओजी की रिपोर्ट क्या कह रही थी, और आपकी सब कमेटी की रिपोर्ट क्या कह रही थी। फिर सारी बातें पहले ही तय थी, तो फिर क्यों तो किरोड़ी जी इतने दिनों से प्रचार कर रहे थे, और क्यों मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जब आप लोग खुद ही इस पूरे प्रकरण के अंदर कोई स्टैंड नहीं ले पाए और सिर्फ राज लेने के लिए आपने प्रदेश की जनता को गुमराह किया। इस घटनाक्रम के बाद जहां चयनित अभ्यर्थियों में राहत की उम्मीद नजर आई, मामले में अदालत के आदेश पर सरकार का पक्ष, याचिकाकर्ता के वकील और चयनित अभ्यर्थियों के वकील को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। अब सरकार के अलावा दोनों ही पक्ष इस जवाब के बिंदुओं पर अपना पक्ष अगली सुनवाई में रखेंगे। जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और एसआई भर्ती परीक्षा पर अर्जुन राम मेघवाल का बयान भी आया है। कहा सीएम ने अभी भर्ती रद्द नहीं करने का फैसला किया है। एसआई भर्ती प्रक्रिया की जांच रद्द करने का भी नहीं लिया है फैसला। एसआई भर्ती प्रक्रिया की जांच लगातार जारी रहेंगी और जांच के दौरान जो पकड़ा जाएगा वो बाहर होता जाएगा। कैबिनेट सब कमेटी के रिपोर्ट पर सीएम ने ये फैसला लिया है। देखिए, आज एडवोकेट जनरल के सामने जो हमारी कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट है ना, वो गई। उसके बाद आगे निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया कि अभी हम रद्द नहीं करेंगे, लेकिन जांच जारी रखेंगे। जांच को रद्द नहीं किया, जांच चलती रहेगी और जो पकड़े जाएंगे वो उससे दीवार होते जाएंगे।
खबर झुंझुनू के चिड़ावा से है, जहां कस्बे में पीने के पानी को लेकर अब हालात लगातार बिगड़ रहे। लोग पीने के पानी के लिए आमने सामने होने लगे हैं। अवैध कनेक्शनों से परेशान पीएचईडी उपभोक्ताओं के झगड़े के मामले सामने आने लगे हैं। खबर चिड़ावा कस्बे की कमर्शियल बिल्डिंग अंबे टावर से जुड़ी हुई है। ये बिल्डिंग तो बना दी गई है, लेकिन इसमें रहने वाले लोगों के पीने के पानी की कोई व्यवस्था बिल्डर ने नहीं की है। बाद में जबरदस्ती 2 इंच की मोटी पाइपलाइन पीएचईडी के ट्यूबवेल्स में जोड़कर अवैध कनेक्शन लिया गया है, जिससे ट्यूबवेल से जुड़े उपभोक्ता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इस मामले में वार्ड के लोगों ने गत दिनों पीएचईडी कार्यालय में प्रदर्शन कर शिकायत की थी। इसके बाद आज अब जब पीएचईडी के अधिकारी इस अवैध कनेक्शन को हटाने के लिए पहुंचे तो अंबे टावर में रहने वाली महिलाएं और वार्ड की महिलाएं आमने सामने हो गई। पानी की इतनी ज्यादा समस्या हो रही है 3 महीने से। ये आधा वार्ड पानी पी रहा है, आधा वार्ड बिना पानी के। अवैध कनेक्शन हो रहे 30 एक फ्लैट में। हर चिड़ाम जो कॉम्प्लेक्स है सब में पर्सनल बोरिंग है सबकी। ये सरकारी बोरिंग है, पानी पी रही है। और हम परसों परेशान हो गए, लॉक लगा दिया इसके। ये भी ये लोग तोड़ दियो है। और उरा का ही है, पास का ही, दूर का भी कोई नहीं है। 13 की कुछ महिलाएं कल को ऑफिस में आई थी अवैध कनेक्शन हेतु, जिसका मौका निरीक्षण करने के लिए आज कनिष्ठ अभियंता में मौके पर पहुंचा और जो अंबे टावर का अवैध कनेक्शन था उसको हटवाने का कार्य किया गया। हर ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि फैसला वापस नहीं हुआ तो संघर्ष और बड़ा रूप ले सकता है। हमारा पहले से प्रोग्राम क्या था, क्योंकि हमने वहाँ पे कोई वार्ता नहीं की और सी चौक पर आके हमें एसडीएम साहब ने ये आश्वासन दिया कि अभी तक इस तरह का कोई आदेश नहीं आया हमारे पास। तहसील का कोई भी आदेश नहीं है छोड़ने का, केवल उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। इसलिए आगे की रणनीति जो है व्यापार मंडल में मीटिंग करके तय की जाएगी कि आगे हमें करना क्या। कल कितने बजे मीटिंग रहेगी? कल का वो प्रधान जी से बात करेंगे, जो भी उनका आदेश होगा उस हिसाब से अपनी मीटिंग का टाइम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। अनूपगढ़ दौरे पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। अनूपगढ़ जिला बहाली को लेकर बोले अर्जुन राम मेघवाल, नई जिले के क्राइटेरिया में अनूपगढ़ नहीं हो रहा था फिट। आसपास के कई क्षेत्र अनूपगढ़ में नहीं होना चाहते थे शामिल। मेघवाल ने स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ मामले में मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा से मुलाकात करने का दिया आश्वासन। कहा अनूपगढ़ जिला बहाली के लिए संभावनाओं को तलाशने का किया जाएगा प्रयास। जिले पे मैंने कहा है, आज अभी इनको भी कहा है, व्यापार मंडल में जो आज बैठक थी उसमें भी सुबह भी मैंने कहा कि 5-7 आदमी आप जयपुर चलिए, अपन मुख्यमंत्री से मिलेंगे। और मुख्यमंत्री जी भी ऐसा है नहीं कि जन भावना को सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, हम हमारी बात रखेंगे। उसमें विषय एक ही आ रहा है कि पंचायतें कौन सी सम्मिलित करें, जो तहसील है, ये एक सब्जेक्ट आ रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने ललित कुमार साहब से भी बात की। अब खबर झुंझुनू से है, जहां डिजिटल इंडिया की राह पर भले स्मार्ट बिजली मीटरों को जरूरी बता रही हो, लेकिन सूरजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के काजडा गांव में यह तकनीकी बदलाव विरोध की वजह बन गया। इंदिरा गांधी सार्वजनिक पार्क में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने डिस्कॉम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट नहीं बल्कि महंगे साबित हो रहे। पहले जहां 2 महीने में बिजली का बिल आता था, अब हर महीने बिल आने लगा और राशि भी लगातार बढ़ती जा रही। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे और जरूरत पड़ी तो डिस्कॉम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन भी करेंगे। लगाए जा रहे हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, उनके विरोध में एक विरोध सभा का आयोजन किया गया और इस विरोध सभा का आयोजन में यही मेन मुद्दा था कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए। भले ही हमें विद्युत कनेक्शन कटवाने पड़े, लेकिन ग्राम पंचायत कालजा में कोई भी विद्युत मीटर जो स्मार्ट मीटर के नाम से एक ठगने की कला निकाली गई है सरकार के द्वारा, वो उसकी हम पूर्णतः विरोध करते हैं और ये स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए, भले ही हमें इसके लिए किसी भी क्षेत्र में जाकर, किसी भी स्तर में जाकर आंदोलन करना पड़े। और हनुमानगढ़ से बड़ी खबर यह है कि जाखड़ा वाली हनुमानगढ़ मार्ग पर पुल धंसा है। चक 9 JWD के पास सेमनाले पर धंसा है पुल और पुल धंसने से परेशान हुए ग्रामीण वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। तो चक 9 JWD के पास ये पुल धंसा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा बीच का हिस्सा खाली हो गया है। पुल धंसने से काफी दिक्कतें हो रही हैं, परेशान है ग्रामीण, क्योंकि आप देखिए 2 हिस्सों में बढ़ चुका है ये पुल। वाहन चालकों को परेशानी हो रही है।
आने जाने वाले पूरा रास्ता बंद हो चुका है और ये मंजर अपने आप में ये बता रहा है कि किस तरीके से सड़क का निर्माण किया गया था, कितना बड़ा घोटाला इस सड़क निर्माण में किया गया था कि एक बारिश से पूरा पुल धंस गया। सेम नाले पर बना हुआ है ये पुल जो पूरी तरीके से धंस चुका है, जिसने ग्रामीणों की परेशानियों को बढ़ाकर रख दिया है और ये पुल जाहिर तौर पर खतरों को न्योता देता हुआ नजर आ रहा है। रात के समय खास तौर पर बड़े हादसे का अंदेशा बना हुआ है। बांसवाड़ा के अंबापुरा तहसील की ग्राम पंचायत खोड़ी पीपली की राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर हालत में है। आलम यह है, स्कूल में सिर्फ 2 ही क्लासरूम हैं, जिसमें पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। 2 कमरों में से एक स्टाफ रूम और दूसरा बच्चों के बैठने का है। स्कूल की छतों में दरार पड़ चुकी है। बारिश के दिनों में वो एक कमरा भी बैठने के लायक नहीं रहता, जिससे स्कूल स्टाफ पत्थरों के शेड से बने किचन कक्ष में बच्चों को पढ़ाते हैं। किचन की दीवारों में सीलन है। स्कूल में 62 बच्चे पढ़ते हैं। सन में सरकार जो है लगातार शिक्षा के लिए नई नई नीति ला रही है, लेकिन अब भी हम जहाँ खड़े हैं बांसवाड़ा जिले के खोड़ी पिपली की स्कूल है, जहाँ आप तस्वीर देख रहे हैं पूरा जर्जर भवन है, जिसको लेकर अब भी यहाँ पर 62 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उसको लेकर यहाँ किचन के अंदर उनकी क्लास चल रही है, जहाँ पहली से 5वीं तक के बच्चों को एक ही रूम में पढ़ाया जा रहा है। आप जहाँ अभी तस्वीर देख रहे हैं खोड़ी पिपली जो स्कूल है राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ हम आपको उस रूम में ले जाएंगे जहाँ किचन के अंदर टीचर पढ़ाई करा रही है। जहां अभी आप यहाँ देखेंगे व्यवस्था किस तरह से हो रही है, जहां अभी बच्चे यहाँ किचन रूम के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, एक तरफ पानी बह रहा है और दूसरी तरफ यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। साथ ही जो टीचर हैं उनको साथ पहली से 5वीं के बच्चे हैं उसमें उनको एक साथ पढ़ा रहे हैं। जहां मैडम से जानेंगे क्या समस्या आ रही है, आपकी कौन सी स्कूल है, आपका नाम क्या और क्या समस्या आ रही है? सर मेरा नाम सलोनी शर्मा है, मैं जीपीएस प्राइमरी खोड़ी पिपली स्कूल पंचायत खोड़ी पिपली से हूँ। यहाँ पर मेरे को 6 साल हो गए, लेकिन स्कूल ऐसी जर्जर अवस्था में ही है काफी टाइम से। इसके लिए एक्शन लिया गया था, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है, लेकिन बोल रहे कि करवा देंगे, ऐसा सुनने में आया है। ये आपको कितने समय से ये मिल रहा है कि आप भी करवाएं? कब आपको कब कितना समय दिया था? वैसे तो बोल रहे हैं कि 2 साल में हो जाएगा, ऐसा भी बोला था उस समय, मतलब 4 साल पहले की बात है, तो टाइम हो गया है उस बात को। यहाँ पर कितने बच्चे हो गए? यहाँ पे 62 बच्चों का रोल है। अभी आप यहाँ जो किचन के रूम में पढ़ा रहे हैं उसमें आपको कोई समस्या आ रही? सर समस्या तो ऐसे तो नहीं होती है बाकी, लेकिन बारिश के दिन होते तब दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे आधा फर्श है वो तो गीला ही हो जाता है। हम जो जितना शेष बचा हुआ है उसी में पढ़ा रहे हैं। आपके यहाँ स्कूल के रूम में वो कितने हैं और कितने डैमेज हो रहे हैं? स्कूल में वैसे सारे रूम ही डैमेज हो रहे हैं, ऐसे तो कुछ ठीक है नहीं, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। एक रूम उधर वाला डैमेज हो रहा है और ये टीन शेड वाला है, और एक है वो बाहर है, वो जो हम पढ़ा लेते हैं, ठीक है, लेकिन धूप आती है तो उसमें भी दिक्कत होती है। गर्मी में बच्चे नहीं बैठ पाते हैं ऐसे में। यहाँ मैडम की आपने समस्या सुनी, जो बारिश हो या गर्मी हो समस्या तो आई नहीं है। इसको लेकर यहाँ पर किचन में भी आधे पार्ट में तो गीला है, जिसके चलते आधे हिस्से में इनकी पढ़ाई चल रही है। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान।